गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग विजन 365 की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने कल आपको पहला संविधान से संबंधित मुद्दों पर कुछ पहलुओं पर बात की थी। आज हम करने जा रहे हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड करंट के कौन कौन इशूज चर्चा में रहे, संसद या हम कहें विधान मंडल या हम कहें स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट या उसकी जो बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ मिसलिनियस पार्ट भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं। जैसे पहली न्यूज रही है, इस बात को समझें, उसमें यह है कि संसदीय या संसद की गिरती उत्पादकता। पहली न्यूज है संसद की गिरती उत्पादकता। तो देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बार ये बताया गया करंट अफेयर्स के बेसिस पर कि लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो केवल 21% रही और राज्यसभा की रही है वो 28%। पिछले 2 दशकों में ये तीसरी सबसे कम उत्पादकता है और ये 8वीं सबसे कम उत्पादकता है। तो एक नेगेटिव न्यूज है हमारे लिए। अब हमें ये करंट ओरिएंटेड, हमें केवल इतनी बात याद रखना है। अब हमारे लिए स्टैटिक पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट हो गया है, आर्टिकल 85। इसमें क्या है, सत्र को आहूत करना। सत्र को आहूत करना यानी जो सेशन हमारे यहाँ पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं सामान्यतः, जैसा कि संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है, अभी हम इसके डिटेल को समझाते हैं। सत्र को आहूत करने का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है, 85 में। पूछा जाता है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो स्टैटिक पार्ट में आर्टिकल 85 हमारे इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत जो सेशन बुलाए जाते हैं उसमें 3 टर्म फिर आ जाते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। स्थगन पहला, एक दूसरा है विघटन, और तीसरा अगर हम देखें तो सत्रावसान है। प्रश्न क्या बनता है कि स्थगन कौन करता है, तो पीठासीन अधिकारी। क्या होता है स्थगन? स्थगन होता है कि बैठक को कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ समय के लिए रोक देना। और विघटन केवल लोकसभा का होता है और विघटन और सत्रावसान दोनों प्रेसिडेंट करता है। सत्रावसान क्या होता है, सत्र का समाप्त हो जाना होता है। सत्र का, जैसे आपको पता है एक हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं। इन सत्रों का अगर हम जिक्र करें, आपने सुना होगा 3 सत्र हैं। सबसे पहला सत्र जो होता है वो बजट सत्र होता है। दूसरा एक आपने सुना होगा मानसून सत्र होता है, और फिर हम कहें तो शीतकालीन सत्र होता है। ये फरवरी से मई महीने तक माना जाता है, ये जुलाई से अगस्त तक माना जाता है, ये नवंबर दिसंबर में माना जाता है। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र ही होता है जो फरवरी से मई महीने तक होता है, जो इस समय चल भी रहा। मानसून सत्र जुलाई और अगस्त, और सबसे छोटे सत्र के रूप में शीतकालीन सत्र को माना जाता है। पूछा जाता है कि क्या संविधान में इन सत्रों का उल्लेख है, तो संविधान में कहीं भी इन सत्रों का उल्लेख नहीं। ठीक है, तो क्या है, संविधान में यह कहा गया है कि 2 बैठकों के बीच या 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट या सदन जो है वो 6 माह के अंदर, 6 माह से अधिक 2 उनकी सिटिंग्स में डिफरेंस नहीं होगा, ये उल्लेख किया गया। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल रूप से 3 सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें बजट सेशन है, मानसून सेशन है और विंटर सेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझाया, स्थगन क्या है, कुछ घंटे कुछ समय के लिए बैठक को रोक देना, और ये पावर किसके पास होती है, पीठासीन अधिकारी। जैसे लोकसभा में पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, और इसी तरीके से राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष होते हैं। विघटन क्या होता है, लोकसभा का मतलब पूरे सदन को ही समाप्त कर देना। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। सामान्य केसेस में कब होता है, जब इसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तब, और दूसरी परिस्थिति होती है कि जब बहुमत किसी को ना रह जाए, तो उन परिस्थितियों में विघटन होता है। सत्रावसान क्या होता है, सत्र को समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, सत्रावसान। और ये दोनों काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये हमारा स्टैटिक इस न्यूज में इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो हमने आपको बताया कि संसद की गिरती उत्पादकता, लोकसभा की प्रोडक्टिविटी कितनी रही, 21%, और राज्यसभा की कितनी रही, 28%। और उसके बाद ये स्टैटिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको रिकॉल कराया। मैंने पार्लियामेंट खुद पढ़ा रखा है, अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहां भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी न्यूज पर बात करते हैं। दूसरी न्यूज, संसद विधानमंडल के टॉपिक में जो इस बुक में दूसरी न्यूज दी गई है वो इन लोगों ने दी है, लोकसभा
का उपाध्यक्ष। एक्चुअली आपको पता है हमारे यहाँ परंपरा है, लोक लेखा समिति, लोकसभा का उपाध्यक्ष ये विपक्ष के दल के नेता होते हैं। और इस बार जो संसद या लोकसभा चुनकर जा रही है उसमें विपक्ष का दल मजबूत रूप से चुनकर नहीं पहुंच पा रहा, या हम कहें 10% की मेजोरिटी को हासिल नहीं कर पा रहा है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल या हम कहें कुछ प्रोविजंस के तहत लाया गया है। इसकी वजह से इनकी नियुक्ति ही नहीं हो रही है। तो इनकी वजह से बड़ा न्यूज में ये रह रहे, तो हमें समझना है स्टैटिक पार्ट इसका कि इस पद का कहां पर उल्लेख है। तो 93 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें इनके पद का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 94 जो है उसमें इन्हें हटाने की बात की गई है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 93 में, और उन्हें पद से हटाने की बात कहां पर की गई है, 94 में की गई। अब देखिए इनकी प्रक्रिया समझिएगा थोड़ा हटाने की अगर हम बात करें तो चाहें तो ये त्यागपत्र लिखित दे सकता है उपाध्यक्ष को। पहला, उपाध्यक्ष की बात हम कर रहे हैं, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देता है और उपाध्यक्ष किसे दे देता है, अध्यक्ष। ये समझने वाली बात। लिखित दूसरी परिस्थिति क्या है कि लोकसभा भी चाहे तो इसे हटा सकती है। इस फैक्ट में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं हटाया जाता है। किससे हटाया जाता है, प्रभावी बहुमत कहलाता है, और प्रभावी बहुमत होता है कुल सदस्यों की बहुमत से। मतलब क्या है प्रभावी, जैसे 543 या 545 टोटल मेंबर इस समय लोकसभा में होते हैं। सपोज करिए कि 5 पद किसी वजह से खाली हैं, तो 540 पद इस समय क्या कहलाएगी, प्रभावी संख्या। और इसका 50% लोग अगर सहमत होंगे तभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हम हटा सकते हैं। बात क्लियर? तो हमने क्या यहां समझाया कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कैसे हम हटा सकते हैं। ये स्टैटिक पार्ट का इंपॉर्टेंट है। फिर कहा जाता है, इसकी एक फैक्ट पूछा जाता है तिथि निर्धारण पर। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करता है और उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो हमें उपाध्यक्ष समझना है, तो उपाध्यक्ष का जो चुनाव कब होगा इसकी तिथि का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। पूछा जाए ये क्या संविधान में लिखा है, तो संविधान में नहीं लिखा। ये लोक प्रक्रिया जो नियम की पुस्तिका है उसके रूल नंबर 8 में ये बात लिखी गई है। कहां लिखी गई है, रूल नंबर 8 में लिखी गई। तो ये बात भी हमें यहां से समझ में आनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक, कार्य की बात करें तो हमें पता अध्यक्ष का कार्य मेन होता है सदन का संचालन करना। ठीक, सदन का संचालन। और जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो या अपने कार्य करने में अक्षम हो, उन परिस्थितियों में उपाध्यक्ष इन्हीं के कार्य करता है। बात समझ। एक चीज और समझने वाली, अध्यक्ष के बारे में एक हायरार्की है कि अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तब तो काम उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो काम कौन करेगा। तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और सामान्य परंपरा हमारे यहाँ एक ये है कि 10 लोगों की एक तालिका तैयार की जाती है और उस तालिका में से राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। लेकिन अब समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि उपाध्यक्ष की भूमिका को ये 10 मेंबर्स कभी भी निर्वाहित नहीं करेंगे। यानी अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो संविधान में या किसी भी पुस्तक में ये नहीं लिखा गया है कि उसकी भूमिकाओं का निर्वहन कौन करेगा। हम कहना ये प्रत्यक्ष रूप से ये चाहते हैं कि उपाध्यक्ष के कोई काम हमारे संविधान में नहीं है। अध्यक्ष जब अनुपस्थित होगा उन्हीं परिस्थितियों में वो क्या काम करेगा। अब एक बात और समझना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या इन पदों की शपथ लेते हैं, तो नहीं, वो सामान्य सदस्यों की ही शपथ लेते हैं। अपने पद पर रहते तभी तक हैं जब तक वो लोकसभा के क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। ठीक, अब कुछ हम और एडिशनल बातें बता दें। इसी में एक पद आता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर क्या, आपको पता है जब नवीन लोकसभा निर्वाचित होकर जाती है, नई लोकसभा जिसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। बात समझिएगा। और इसका काम केवल ये होता है कि ये शपथ दिलाता है सदस्यों को, और अध्यक्ष के पद का और उपाध्यक्ष के पद का ये चुनाव संपन्न कराता है। एक पद और चर्चा में कभी कभी रहता है लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव ये माना जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद तीसरा सबसे बड़ा पद होता है।
तो ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष ही नियुक्त करता है, बस। और ये स्थायी अधिकारी बोला जाता है संसद का। तो इतनी बातें हमें यहां से समझ आनी चाहिए थी, क्योंकि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद क्या है चर्चा में। कुछ बातें और बताते जो एडिशनल आपको समझ में आनी चाहिए। एक जैसे 2 या हम कहें 3 फैक्ट अगर आप याद कर लें। एक है डब्ल्यू हैली नाम का व्यक्ति, ये पहले उपाध्यक्ष बने, डब्ल्यू हैली। एक भूपेंद्रनाथ मित्रा, ये पहले भारतीय उपाध्यक्ष बने, भूपेंद्रनाथ मित्रा, समझिए। और इसी तरीके से एक लियाकत हैं जो कहा जाता है स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ, सॉरी ये फैक्ट मैंने गलत दे दिए, ये फैक्ट लोक लेखा समिति से रिलेटेड, ठीक, इसमें नहीं आता। तो इसमें इतना ही डिटेल है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो मैंने जो आपको यहाँ पर बताया, अब हम जो तीसरी न्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है वो लोक लेखा समिति, ठीक। अब तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम बताने आपको जा रहे हैं वो है लोक लेखा समिति। तो परंपरा हमारे याद रखें, 11वीं लोकसभा से परंपरा रखी गई है कि विपक्ष का नेता ही क्या होगा, लोकसभा मतलब का उपाध्यक्ष होगा, ठीक, ये बात। अब हम समझाने जा रहे हैं समिति। समिति के बारे में लोक लेखा समिति न्यूज में है, 2 बातें ध्यान से समझ लें तो कुछ बातें और एडिशनल कवर हो जाएंगी। 2 तरीके की समितियां होती हैं, एक स्थायी और एक तदर्थ बोली जाती हैं या अस्थायी कहें, एडहॉक, जो प्रत्येक वर्ष मंत्रालयों के रूप में नियुक्त, मंत्रालयों की मदद के लिए नियुक्त की जाती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्थायी। और जो जांच और सलाह के लिए केवल नियुक्त की जाती हैं, कोई भी मुद्दा है उस पर सलाह लेना है या किसी मुद्दे की जांच करानी है, तो वो अस्थायी या तदर्थ होती है, बस समझिए। और ध्यान देने वाली ये है कि स्थायी समितियां कितनी हैं, तो 24 हैं वर्तमान में, 8 राज्यसभा की हैं और 16 किसकी हैं। और इन स्थायी समितियों में अगर आपसे कोई पूछे तो कहे कितने मेंबर्स होते हैं, तो हम कहते हैं 31 होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से। बस समझ, तो यहां भी एक बात यहां से समझना, तो टोटल कितनी है, 24 है, ये संख्या हमें याद रखनी होती। अब इसमें जो है वो कुछ मेजर है, जैसे वित्तीय समितियां हैं, यही अक्सर हमसे पूछी जाती है। बाकी डिटेल में समिति हमने बहुत पढ़ाई है, उसमें 6-7 समितियां डिस्कस कर रखी हैं। यहाँ वित्तीय समितियों में, और वित्तीय समितियों में सबसे जो पहली समिति होती है वो लोक लेखा समिति होती है। दूसरी समिति की अगर हम बात करें तो प्राकलन समिति, और तीसरी की समिति की बात करें तो लोक उपक्रम समिति। ये 3 समिति, इन 3 समितियों से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जैसे पिछले पीसीएस में लगातार 2 साल से क्वेश्चन है लोक लेखा समिति और इनसे। तो इन्हें हम थोड़ा आपको फैक्चुअल जो डेटा इनका है वो हम आपको देते हैं, तो आप तीनों को साथ साथ समझेंगे तो ज्यादा बेटर कंडीशन में रहेंगे। और तुलना करके फैक्ट, क्योंकि इनके फैक्ट्स में कंफ्यूजन ही होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी समझें। पहली हम यहां पर समझाएंगे लोक लेखा समिति, और दूसरी यहां पर हम समझाएंगे आपको प्राकलन समिति, और तीसरी समझाएंगे यहां पर हम लोक उपक्रम समिति। पहला हम आपको समझाते हैं गठन। इसका गठन कहते हैं एक्ट 1919 के तहत सबसे पहली बार 1921 में हुआ है। तो सबसे प्राचीन समिति कौन है, तो लोक लेखा समिति। बात समझ पा रहे। इसके गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन 1950 में जॉन मैथाई समिति की सिफारिश पर हुआ है। किस मैथाई, जॉन मैथाई। इसका गठन 1964 में किया गया कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर किया गया, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। तो पहले मैंने गठन बताइए, फैक्ट पूछे जाते हैं। फिर क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव समझ लीजिएगा, इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ये सरकार के अकाउंट या हम कहें लेखों की जांच करता है, लेखों की जांच करता है। हमें पता है सरकार के पास भी उसके अकाउंट्स होते हैं, उनमें कितना पैसा आया कितना गया, उनकी जांच कौन समिति करती है, लोक लेखा समिति। और इसमें क्या होता है, इसमें सरकार को जो अनुदान दिए जाते हैं उनकी जांच होती है।
बात समझ। और इसमें सरकार की जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, जैसे आपने सुना होगा एयर इंडिया, LIC, इनकी जांच होती है कि इनका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लाभांश, ये सब। तो ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है। इसमें कैग की रिपोर्ट को आधार बनाया जाता है, कैग की रिपोर्ट। और ये दोनों एक दूसरे की जुड़वा बहन भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जुड़वा। अब हम आते हैं मेंबर्स पर। इसमें जो होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं। आप याद रखेंगे 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर कहां से होते हैं? राज्यसभा। ठीक। एक बात और याद रखेंगे, इसका जो अध्यक्ष होगा वो सदैव विपक्ष के नेता होता है, विपक्ष का नेता। आप खुद समझिए, लेखाओं की जांच करना है और जांच कोई विपक्ष का व्यक्ति करेगा तभी सही से करेगा। और इसमें सरकार को अपने खर्चों के लिए मांग करनी है, इसलिए कहा जाता इसका अध्यक्ष सदैव सत्ताधारी दल का नेता होगा। और इसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। बात समझ। और इसके अध्यक्ष के लिए कोई शर्त नहीं होती है कि सत्ताधारी होगा या विपक्ष का होगा। सामान्य परिस्थितियों में विपक्ष का रहे तो बेटर रहेगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। तो हालांकि इसमें कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। इन जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनका निर्वाचन कराया जाता है। और कौन से? जो हमारे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है उसके तहत करवाया जाता है। मतलब एक बाकायदा प्रोसीजर होता है और इनका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। बस समझ। और इसी से रिलेटेड वो फैक्ट मैंने जो बाई मिस्टेक वहां पर बताने लगे थे, अगर पूछा जाए कि पहला अध्यक्ष कौन था तो W. हैली। और पहले भारतीय भूपेंद्रनाथ मित्रा, और स्वतंत्रता से पूर्व पहले भारतीय लियाकत खान इसके थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कौन सी? लोक लेखा समिति। याद रखें, सदैव विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। यहाँ सत्ताधारी ये लेखाओं की जांच, ये सरकार इसमें अपने खर्चे मांगती है, अनुदान की मांग करती है, पूरक अनुदान हो, अतिरिक्त अनुदान हो, कुछ भी। और यहाँ पर जो सरकार की कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनियां जिनसे पब्लिक कंपनियां कहते हैं, एयर इंडिया, LIC, इनके अकाउंट्स की जांच होती है। और इसकी बात करें तो इसमें भी 22 सदस्य ही होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 कहां से होते हैं? और इसमें 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से। इसी तरीके से महिला, विशेषाधिकार, अनुसूचित जाति, इन सबके लिए समितियां हैं जो मैंने क्लासेस में पढ़ा रखी हैं। अगर आप पॉलिटी की क्लासेस देखें वहां पर उन कमेटीज को मैंने कवर किया। ठीक है। विधायन समिति को भी मैंने कवर किया। तो इस तरीके की कुछ कमेटी हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये न्यूज में है इसलिए लोक लेखा के साथ मैंने ये भी आपको कवर करा। अब हम आगे बात करते हैं, विधान परिषद बड़ा चर्चा में चल रहा है। अगली न्यूज की अगर हम बात करेंगे तो विधान परिषद, तो यहां तक क्लियर है सब? ठीक। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। मद्रास विधान परिषद को लेकर न्यूज है। ठीक है। हमें अब समझना उसमें कुछ खास नहीं है न्यूज में कि क्या न्यूज में, हमें इसका स्टैटिक पार्ट समझना। स्टैटिक पार्ट में अक्सर यही पूछा जाता है कि इसका कैसे बनती है विधान। तो 169 जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, कौन सा आर्टिकल? 169। उसमें यह कहा गया है कि ये पावर संसद के पास है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद को सृजन कर सकती है और विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। किस आर्टिकल में कहा गया है? प्रोसीजर थोड़ा बता दें, हमने डिटेल में प्रोसीजर यहाँ की पढ़ाया है। प्रोसीजर ये होता है कि 2/3 मेजोरिटी से पहले राज्य विधानमंडल को ये प्रस्ताव पारित करना होता है कि हम विधान परिषद क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद को लेकर न्यूज चल रही है। तो ये फिर उसके बाद वो संसद के पास जाएगा और संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करती है। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। उसके लिए बहुत इजी काम, समझ आ रही बात? साधारण बहुमत से पारित कर देती है। तो ये बात हमने बताई इसमें। अब इसकी संरचना जो है वो आर्टिकल 171 में है, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि मैक्सिमम मिनिमम सदस्य, तुलना करके पढ़ा देते हैं तो आपको विधानसभा भी रिकॉल हो जाएगी। ध्यान से समझिए। तो सृजन की प्रक्रिया मैंने बताई। अब मैं यहां 2 फैक्ट बताता चलूंगा। इधर में विधानसभा के बारे में बताऊंगा और इधर में विधान परिषद के बारे में बताऊंगा। ये लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है। ठीक है, ध्यान से।
अगर आपसे पूछा जाए इनका सदस्य संख्या से प्रश्न पूछा जाता है, सदस्य संख्या, ये सब प्रश्न बनते हैं, तो इसमें भी एक अधिकतम की लिमिट होती है और एक न्यूनतम की लिमिट होती है। अधिकतम जो सदस्य होते हैं इसमें 500 हो सकते हैं और न्यूनतम इसमें 60 हो सकते हैं। यहां पर जब ये बात की जाती है तो अधिकतम होते हैं विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 और न्यूनतम होते हैं 40। बात समझ आए? तो पहला डिफरेंस समझते जाएगा। दूसरी बातें समझ, फिर पूछा जाता है इनका चुनाव प्रोसीजर क्या है। हमें पता है कि इसमें हम लोग वोट नहीं डालते, सॉरी, इसमें इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। एक निर्वाचक क्षेत्र होते हैं, उसमें जितने लोग 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, या हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें तो वो लोग सबके सब इसमें प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। यहां पर लेकिन मतदान जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा मतदान होता है? अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष मतदान होता है तो फिर अब यहां हमें समझना होता है कि अप्रत्यक्ष मतदान में कौन कौन भाग और कौन कितने सदस्य चुनता है। तो ध्यान रखें, 1/3 और 1/3, ये 1/3 सदस्य जो हैं वो स्थानीय जो निकाय हैं उनके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जैसे पंचायत के सदस्य हो गए, हम कहें नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सब के, और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य एक जो स्नातक पास कर लिए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, लेकिन स्नातक की डिग्री प्राप्त किए उन्हें 3 वर्ष का समय गुजर चुका है, और 1/12 सदस्य ऐसे अध्यापक जो जूनियर तक पढ़ाते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा हमारे यहाँ नॉमिनेटेड होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये इसमें का क्या है, प्रोसीजर है चुनाव का। तो हमने आपको सदस्य बता दिया कैसे कैसे होते हैं। अब योग्यता इनके सदस्यों की कहा जाता है, इसमें जो है वो 25 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक हो और पागल, दिवालिया, विकृत ना हो, वो व्यक्ति यहाँ चुन जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसीजर अलग है कि आयु जो है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 30 वर्ष। यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, और बाकी सभी प्रोसीजर क्या होते हैं, समान होते हैं। अब कुछ और भी चीजें हम यहाँ बताते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर विधेयक पर पावर को लेकर पूछ लिया जाता है। विधेयक पर पावर, हम जानते हैं सामान्यतः 3 तरीके के ही विधेयक होते हैं सदन में। एक साधारण बोला जाता है, साधारण विधेयक, एक धन विधेयक बोला जाता है, और एक संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक पर पहली बार केवल इसे वो 3 माह के लिए रोक सकता है। मतलब क्या है, विधानसभा विधान परिषद को विधेयक पर समान अधिकार नहीं, बहुत कम पावर्स दी गई हैं किसी विधान परिषद को। पहली बार अगर विधानसभा ने पारित करके भेजा तो उसे 3 माह रोकेगा। दूसरी बार अगर पुनः पारित करके भेजा तो केवल 1 माह रोक सकता है, यानी अधिकतम केवल 4 माह साधारण विधेयक को रोक पाएगा, उसके अलावा उसे कोई पावर होती नहीं। यानी आप कहिए कि उसे ऐसा तो नहीं कर सकता है कि उसे पारित ना होने दे, मैक्सिमम लिमिट केवल 4 माह रोक सकता है। और धन विधेयक में तो केवल 14 दिन ही रोक सकता है, इसके अलावा कोई पावर होती नहीं। संविधान संशोधन विधेयक, आपको पता है संविधान में संशोधन करने की पावर तो संसद को, राज्यों को है ही नहीं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 368 में प्रोविजन है कि कुछ विषयों पर आधे से अधिक राज्यों की सहमति मांगी जाती है, और उसमें ये भी वोटिंग करता है, इसे कोई विशेष पावर मिलती नहीं। तो ये किसके, विधान परिषद की विधेयक से संबंधित शक्तियां हैं, क्योंकि आपको पता है ये कैसे निकाय हैं हमारे यहाँ, विधान बनाने वाले निकाय हैं। तो हमने यहाँ आपको बताया है कि ये इनकी पावर्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने आपको विधानसभा के भी कुछ फैक्ट रिकॉल करा दिए, और किसके बताए हैं, विधान परिषद। अब समझने वाली बात है, एक विधान परिषद चर्चा में है जिसे MLC कहा गया, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों? ये सबसे पुरानी
ये सबसे पुरानी। कब गठित हुई थी? 1921 में, 1919 के अधिनियम के तहत। इसने वहां बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, जैसे देवदासी प्रथा का अंत इसने किया है। इसने हिंदू एडोमेंट एक्ट एक होता है हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, उसे भी पारित किया है। मेजर मेजर डिसीजंस इसने वहां लिए। इसने काफी दिन तक विधानसभा के रूप में भी वहां पर काम किया। अब एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि कितने राज्यों में आज विधान परिषद है? अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताया करते हैं, अंधा, काना, बहरा, महाराज, तेल लेने उत्तर जा। आज इस समय 6 में ही बची। तो अंधा से क्या है? आंध्र प्रदेश। काना से क्या है? कर्नाटक। बहरा से क्या है? बिहार। महाराष्ट्र से क्या है? महाराष्ट्र। और तेल से क्या है? तेलंगाना। और क्या है? उत्तर से उत्तर प्रदेश। ठीक। जहां से पहले जम्मू कश्मीर में होती थी, जब से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तब से जम्मू कश्मीर में क्या हो गए? हम कहते हैं उसका समापन हो गया। तो ये बात भी हमसे समझनी है। तो इतने फैक्ट आपको किसके बारे में जानने हैं? विधान परिषद। ठीक। तो ये कुछ मेजर न्यूज हमने अभी तक आपको बताई हैं। अब हम देखते हैं उसमें और कौन सी न्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके। उपाध्यक्ष मैंने कवर कर दिया, लोक लेखा समिति भी कवर हो गया, विधान परिषद कवर हो गया आपका। अब एक टॉपिक है, इसमें कुछ मिसलेनियस हैं, जिनमें है पहला लाभ का पद। तो हम समझाते हैं लाभ के पद में आपको क्या क्या करना है। ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। लाभ का पद, इसे कहते हैं हम प्रॉफिट ऑफ ऑफिस। पहली बात तो ये पूछा जाए क्या ये संविधान में परिभाषित है? आप कहेंगे नहीं। फिर कहाँ परिभाषित है? दूसरा पूछा जाए कि जो हमारे यहाँ चलता है आरपीए एक्ट 1951, क्या उसमें परिभाषित है? हम कहेंगे नहीं। रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट होता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसमें यह बताया गया है कि कोई सांसद या विधायक कैसे चुन के जाएंगे। तो फिर पूछते हैं कि कहाँ इसका प्रोविजन है? कहा जाता है आर्टिकल 102 और 191 की क्लॉज 1 दोनों में यह कहा गया है, अगर कोई सांसद, इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कोई विधायक अगर लाभ का पद धारण करेगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये उसमें कहा गया। इसी तरीके से आरपीए एक्ट में भी ये बात बोली गई है 1951 में कि अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करेगा तो वो अयोग्य होगा। तो फिर लाभ का पद है क्या? संविधान में परिभाषित नहीं, आरपीए में परिभाषित नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ बातें कही हैं, उन्हें क्रक्स में हम समझाते हैं कि क्या। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पद धारण करता है जो सरकार उसमें नियुक्ति कर रही है, सरकार उसमें पारिश्रमिक दे रही है, या उससे वो कोई आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है, या किसी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, ऐसा कोई भी सेगमेंट अगर है तो वो पद क्या कहलाएगा? प्रॉफिट ऑफ ऑफिस कहलाएगा, लाभ का पद कहलाएगा। ठीक है। जैसे क्या है कि अगर आप ऐसा कोई भी पद, जरूरी नहीं है कि उसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करे, अप्रत्यक्ष रूप से अगर उसके प्रभाव से आप आर्थिक लाभ ले सकते हैं तो वो लाभ का पद कहलाएगा। तो ये सिंपल सी न्यूज है, संविधान में परिभाषित नहीं, आरपीए में परिभाषित नहीं, संविधान में इनके आधार पर अयोग्यता घोषित की जाती है। इतनी ही बातें आपको इसमें जाननी है और कुछ जानना। ठीक। तो ये हमने आपको एक छोटी सी न्यूज बताई। कुछ छोटी छोटी न्यूज और है जो हम आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है। अगली जो न्यूज है आपकी वो सांसदों का निलंबन है। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सांसदों का निलंबन, आपने देखा होगा कि न्यूज में क्या था, 12 सांसद राज्यसभा के निलंबित कर दिए गए। पूछा जाए कि कहां है प्रोविजन? तो रूल जो पुस्तिका है उसके 256 रूल, आर्टिकल नहीं, रूल नंबर 256 में ये कहा गया है कि अगर सभापति को ये आवश्यक लगता है कि कोई व्यक्ति कार्रवाइयों में व्यवधान पैदा कर रहा है तो वो उन्हें निलंबित कर सकता है। यानी हमें पहली बात समझना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है। लिखा कहाँ है? कार्य पुस्तिका में लिखा, कार्य एवं नियम पुस्तिका में। दूसरी समझना है कि इसी में एक बात और लिखी है कि राज्यसभा अगर चाहे तो इस निलंबन प्रस्ताव के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित कर सकती है और निलंबन को समाप्त करवा सकती है।
यानी ये पावर भी सदन को दी गई है। तो इतनी ही बातें इसमें आपको जाननी है कि किसमें संविधान में उल्लेख नहीं है, किसमें नियम पुस्तिका में है, और राज्यसभा चाहे तो प्रस्ताव पारित करके इनके निलंबन को पुनः क्या कर सकती है, बहाल करा सकती है या निलंबन को समाप्त करा सकती है। बात समझ? ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको इसे समझना। आगे की अगर हम देखें, मुझे न्यूज की हेडिंग्स नहीं रिकॉल होने। मंत्रिपरिषद का विस्तार एक न्यूज है, ठीक, और लास्ट न्यूज हमारी है कानून निरस्त करने की प्रक्रिया। दो न्यूज है, तो ये हमारा टॉपिक फिर कवर हो जाएगा। हम देखते हैं, दोनों हम पैरेलल समझा रहे हैं। इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि अभी केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद में विस्तार किया था और टोटल मंत्रियों की संख्या 17 कर दी गई। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक 91st अमेंडमेंट है, 91वां संविधान संशोधन। इसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना होगा, 15%। समझ रहे हैं? तो केवल यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। अब कानून निरस्त वाला न्यूज समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया था। तो ये पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के थे, तो आर्टिकल 245 में प्रोविजन है, अगर सरकार को लगने लगे कि कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है तो वो उन्हें निरस्त कर सकती है। तो 3 कृषि कानून सरकार ने इस आर्टिकल की पावर को प्रयोग करके ही निरस्त किए थे। इसी में एक होता है, ये बात कॉन्सेप्ट समझिएगा, सूर्यास्त खंड। कॉन्सेप्ट क्या है, सूर्यास्त खंड। सूर्यास्त खंड में ये प्रोविजन होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक्ट है, जैसे सपोज करो कि एक एक्ट आया है, टाडा वाला आया था, टाडा टेररिज्म से रिलेटेड, उसमें कोई अग्रिम हम डेट दे देते हैं और उस डेट से कहेंगे कि वो सूर्यास्त खंड में चला जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर डेट के बाद वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए कहा गया था कि 1995 के बाद इंप्लीमेंट नहीं होगा। बात समझ? तो सूर्यास्त खंड कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी विधेयक लाया जाता है, पहले से ही उसमें यह बता दिया जाता है कि 10 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है और उस डेट के बाद वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। बात समझ? तो इसी तरीके से एक छोटी सी न्यूज हम और बताएं, तो एडिशनल मैंने पढ़ी थी अभी हाल में, इसमें कुछ जनजातियां हैं जिन्हें 6वीं शेड्यूल से निकाला गया है। उसमें एक जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, अबोर, इसे 6th शेड्यूल से बाहर किया गया। कुछ जनजातियां हैं जिन्हें मिलाया भी गया है, समझ रहे? उनमें एक मेम्बा है, एक इदू है, एक पैम्मा करके है, तो कुछ मिलाया। पूछा यह जाता है कि ये पावर किसके पास होती है, तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। वो किसी भी जनजाति को किसी 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल में इंक्लूड कर सकता है और किसी भी जनजाति को क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। बात समझ? तो इस टॉपिक में जो मैंने आपको बताया संसद विधानमंडल में इतनी ही न्यूज हैं, ठीक है, जो विजन 365 की पत्रिका है उसमें, जो 1 साल की करंट अफेयर्स को कवरअप दे रहा है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें इतना ही है, फिर हम आगे आपको बताते हैं। थैंक यू।